मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी। आज हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड का कोटा विश्वविद्यालय का आयकर विधान एवं लेखे पेपर फर्स्ट। और इस पेपर फर्स्ट में आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है वेतन शीर्षक से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने आयकर विधान एवं लेखे के परिचय एवं परिभाषाएं वाले टॉपिक पर विस्तार से चर्चा की थी। इसमें हमने आयकर के संबंध में जो चीज़ें समझी थी उनमें कर निर्धारण वर्ष, गत वर्ष, सकल आय, कर योग्य आय, आय के शीर्षक, इन सब बातों पर विस्तार से हमने चर्चा की थी, विस्तार से समझा था। इसके साथ साथ हमने पिछले टॉपिक में आयकर अधिनियम 1961, आयकर नियम 1962, वित्तीय आयोग, वित्त विधेयक, अधिसूचनाएं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, इन सब के बारे में विस्तार से समझा था। ये आयकर विधान एवं लेखे की यूनिट फर्स्ट है, वेतन शीर्षक से आय। हमने पिछले टॉपिक में जो आय के शीर्षक पढ़े थे उसमें आयकर के अंदर आय को 5 शीर्षकों में प्रमुखता से बांटा है और इन 5 शीर्षकों में से जो पहला शीर्षक है आय का वो है वेतन शीर्षक से आय। इसके अलावा जो अन्य 4 शीर्षक हैं उनमें है मकान संपत्ति से आय, व्यापार एवं पेशे के लाभ, पूंजीगत लाभ और अन्य साधनों से आय। ये आय के 5 शीर्षक हैं, यानी किसी भी व्यक्ति की आय को इन 5 शीर्षकों में बांटकर और इनके अलग अलग प्रावधानों के आधार पर उनकी प्रत्येक शीर्षक की कर योग्य आय की गणना की जाती है और इन 5 शीर्षकों की कर योग्य आय का जो जोड़ होगा वो होगा सकल कुल आय। और इस सकल कुल आय में से धारा 80C से धारा 80U तक की जो भी छूटें हैं उनको घटाने के बाद जो शेष राशि बचेगी वो होगी कर योग्य आय। इन आय के विभिन्न शीर्षकों में से आज हम पढ़ रहे हैं वेतन शीर्षक से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। ये आयकर विधान एवं लेखे का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर है और यूनिट फर्स्ट में ये चैप्टर पूरा होने का मतलब है आयकर विधान एवं लेखे की प्रथम यूनिट लगभग पूर्ण हो गई है। ये बड़ा चैप्टर है। सभी नियम सारांश रूप में मैं आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके बाद हर नियम को या हर मद को अलग अलग वीडियोज में उससे संबंधित, आयकर से संबंधित उस मद के प्रावधानों को विस्तार से अगले वीडियोज में समझा दिया जाएगा। ये सैलरी हेड का पहला भाग है। इसके बाद के जो अन्य नियमों को हम समझाएंगे उनको क्रम से विस्तार से आयकर प्रावधानों को, हर टॉपिक को अलग अलग स्पष्ट कर दिया जाएगा और इन सब प्रावधानों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद निश्चित रूप से आपका सैलरी हेड पर पूरा कमांड हो जाएगा। सैलरी के सभी प्रावधान और सभी नियम स्पष्ट हो जाएंगे और सैलरी हेड पूरा होने का मतलब है आपका यूनिट आयकर विधान एवं लेखे का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होना। अब हम आज जो टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं उस पर आते हैं, वेतन शीर्षक से आय।
इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। वेतन का मतलब है एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त होने वाली सभी राशियां वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित की जाती है। यहाँ पर नियोक्ता से मतलब है ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्था जिसने अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को अपने यहाँ सेवाएं देने के लिए रखा हो। जिसने सेवाएं देने के लिए अपने यहाँ व्यक्ति या व्यक्तियों को रखा है वो कहलाएगा नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर। और जिन व्यक्ति या व्यक्तियों को रखा है वो व्यक्ति या व्यक्ति कहलाएंगे कर्मचारी। वेतन शीर्षक में कर्मचारी ने अपने नियोक्ता से जो भी प्राप्त किया है, चाहे वो मुद्रा के रूप में प्राप्त किया हो, चाहे सुविधा के रूप में प्राप्त किया हो, उन सबको वेतन शीर्षक के आय के रूप में दिखाया जाएगा। वेतन शीर्षक की आय में मजदूरी, पेंशन, वेतन या अन्य कोई भी नाम जो कर्मचारी अपने नियोक्ता से प्राप्त करता है वो सभी इस वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित होंगे। अब इस वेतन शीर्षक में सामान्यतः कर्मचारी अपने नियोक्ता से क्या क्या प्राप्त करता है, एक बार उन सबको विस्तार से इस वीडियो में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं वेतन श्रृंखला या वेतनमान को। कर्मचारी की जो नियुक्ति होती है वो एक निश्चित वेतन श्रृंखला पर होती है और भविष्य में उसको नए वेतनमान या नई वेतन श्रृंखला उसकी परिवर्तित होती रहती है। इस वेतन श्रृंखला के आधार पर ही उसका मूल वेतन निर्धारित होता है और इस मूल वेतन के आधार पर ही उसके भत्ते व वेतन से संबंधित अन्य मौद्रिक प्राप्तियां या सुविधाओं की गणना की जाती है। यानी सबसे महत्वपूर्ण है वेतन श्रृंखला या वेतनमान और उसके बाद इस वेतन श्रृंखला के आधार पर उस कर्मचारी का मूल वेतन निर्धारित किया जाता है और इस मूल वेतन के आधार पर कर्मचारी को मिलने वाले भत्तों की या सुविधाओं की या अन्य लाभों की या नियोक्ता से प्राप्त होने वाली अन्य प्राप्तियों की गणना इस मूल वेतन के आधार पर ही की जाती है और मूल वेतन का निर्धारण करते हैं वेतन श्रृंखला या वेतनमान के आधार पर। जैसे मैंने यहाँ वेतन श्रृंखला में उदाहरण के रूप में दिखा रखा है 10,000 डैश 500 डैश 15,000 डैश 1,000 डैश 20,000। इसका मतलब है जब कर्मचारी अपनी सेवाएं प्रारंभ करेगा तो जिस तिथि से वो सेवाएं प्रारंभ करेगा उस तिथि को उसका वेतन 10,000 रुपये मासिक होगा। ये 10,000 रुपये मासिक उसका मूल वेतन होगा। 1 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद उसको 500 रुपये की वेतन वृद्धि स्वीकृत हो जाएगी। यानी जब उसका सेवा प्रारंभ से 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात उसका मूल वेतन हो जाएगा 10,000 प्लस 500। यानी 1 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात उसका वेतन हो जाएगा 10,000, मूल वेतन 10,500। और इसी तरीके से हर वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद उसका मूल वेतन 500 रुपये वेतन वृद्धि के साथ बढ़ता चला जाएगा और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि उसका मूल वेतन 15,000 न हो जाए। 15,000 होने के बाद उसको वेतन वृद्धि के रूप में 1,000 रुपये स्वीकृत होंगे तथा
ये 1,000 रुपये की वेतन वृद्धि उसको तब तक मिलती रहेगी जब तक उसका मूल वेतन 20,000 न हो जाए। 20,000 होने के बाद उसको वेतन वृद्धि मिलना बंद हो जाएगी, या फिर उसको अपनी सेवा शर्तों के अनुसार नियोक्ता द्वारा नई वेतन श्रृंखला में उसका वेतन स्तरीकरण किया जाएगा, या नए वेतनमान में उसका वेतन स्तरीकरण किया जाएगा। वर्तमान में जो 7वां वेतनमान सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, उसमें मूल वेतन का निर्धारण एक निश्चित टेबल है। उस टेबल में जो कर्मचारी की सेवा अवधि है, उसके आधार पर उसका मूल वेतन निर्धारित किया जाता है। वेतन श्रृंखला या वेतनमान के आधार पर मूल वेतन निर्धारित होने के बाद कर्मचारी को जो वेतन के रूप में अपने नियोक्ता से जो प्राप्त होता है, उनमें मुख्य रूप से अगली मद होती है मूल वेतन के बाद भत्ते, अलाउंसेज। मूल वेतन को बोलेंगे बेसिक पे, और वेतन श्रृंखला सैलरी सीरीज। ये बेसिक पे सैलरी सीरीज के आधार पर निर्धारित करने के बाद भत्ते यानी अलाउंसेज, इस जो भी भत्ते नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए जाएंगे, वो सब भत्ते भी आयकर प्रावधानों के आधार पर वेतन की आय में शामिल किए जाएंगे। इन भत्तों में से कुछ राशियां कर योग्य होती है और कुछ राशियां कर मुक्त होती है। कर योग्य राशि, कुल राशि में से कर मुक्त राशि को घटाकर कर योग्य राशि को वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाता है। भत्तों में जो मुख्य रूप से कर्मचारी अपने नियोक्ता से प्राप्त करता है, उनमें महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, अंतरिम राहत, मकान किराया भत्ता, शिक्षा भत्ता, छात्रावास भत्ता, चिकित्सा भत्ता। इसी तरीके से जो भी नियोक्ता अपने कर्मचारियों को भत्ते दे रहा है, वो सब, उन सब की गणना मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर होती है, या उनकी एक निश्चित मासिक राशि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाती है। यानी हमारा मूल वेतन सही होगा, और मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में अगर भत्ते हैं, तो मूल वेतन यदि गलत है तो आपके भत्तों की राशि भी गलत हो जाएगी। इसके अलावा भत्तों में वर्दी भत्ता, वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता, अन्य कई तरह के भत्ते प्रचलित है, लेकिन जो मुख्य रूप से भत्ते सामान्यतया ज़्यादातर कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से मिलते हैं, उनमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अंतरिम राहत, चिकित्सा भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, ये भत्ते मुख्य रूप से ज़्यादातर कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से प्राप्त होते हैं। इन भत्तों के संबंध में कितनी राशि कर योग्य होगी, कितनी राशि कर मुक्त होगी, इसको अगले वीडियोज में हर भत्ते को अलग अलग विस्तार से समझाया जाएगा। उस भत्ते की कुल राशि, उसमें से कर योग्य राशि और कर मुक्त राशि आयकर प्रावधानों के अनुसार कितनी होगी, इसको अगले वीडियोज में हम विस्तार से समझाएंगे। वेतन के रूप में कर्मचारी को जो अपने नियोक्ता से मिलता है, उसमें भत्तों के बाद नियोक्ता कर्मचारी को कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। इन सुविधाओं को अनुलाभ भी बोला जाता है। ये फैसिलिटीज कर्मचारी को नगद रूप में न देकर सुविधा के रूप में नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे यदि नगद रूप में दी जाए मकान किराए की सुविधा, प्रति महीने एक निश्चित राशि नगद रूप में दी जाए तो वो मकान किराया भत्ता, और रहने के लिए मकान कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करवाया जाए
तो ये मकान की सुविधा। यानी सुविधा जब उपलब्ध करवाता है तो उसके लिए नियोक्ता नगद राशि कर्मचारी को नहीं देता है, बल्कि वो सुविधा उसको उपलब्ध करवा देता है। और भत्तों में एक निश्चित मासिक राशि कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा नगद रूप में या तो एक निश्चित मासिक राशि दी जाती है या मूल वेतन के 1% के रूप में दी जाती है। तो जब नगद राशि दी जाती है तो वो तो होगा भत्ता, और जब सुविधा के रूप में दिया जाए तो वो होगा अनुलाभ। अनुलाभों में भी जो मुख्य रूप से नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है या अनुलाभ उपलब्ध करवाए जाते हैं, उनमें मुख्य रूप से मकान की सुविधा, कार की सुविधा, नौकरों की सुविधा, नौकरों में मुख्य रूप से चौकीदार की सुविधा, माली की सुविधा, रसोइये की सुविधा, इसके अलावा रियायती दर पर ऋण की सुविधा, चिकित्सा सुविधा या मुफ्त ब्याज के ऋण की सुविधा, इसके अलावा यात्रा सुविधाएं, इस तरीके से अनेकों सुविधाएं नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराता है। यदि ये सुविधाएं नियोक्ता ने कर्मचारी को उपलब्ध नहीं करवाई होती तो इन सुविधाओं को कर्मचारी अपने पास से पैसे व्यय करके इन सुविधाओं को प्राप्त करता। लेकिन नियोक्ता ने यदि उसको निःशुल्क ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई है या सुविधा का कुछ मूल्य वसूल किया है, मान लो 10,000 की सुविधा उसने उपलब्ध करवाई है और उसके लिए केवल 2,000 रुपये वसूल किए हैं, तो ये कहलाएगी रियायती दर पर सुविधा। या तो पूरी तरह से निःशुल्क सुविधा जिसके लिए नियोक्ता द्वारा कुछ नहीं लिया जाए, या कुछ राशि नियोक्ता द्वारा ली जाए, तो ये कहलाएगी रियायती दर पर सुविधा। सुविधा रियायती दर पर हो या निःशुल्क हो, इनका मूल्यांकन आयकर प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। यानी उसके वेतन में कितनी राशि जोड़ी जाए, इसके लिए हर सुविधा के संबंध में आयकर प्रावधान है और उन आयकर प्रावधानों के आधार पर ही उस सुविधा का मूल्यांकन किया जाएगा। जैसे मकान की सुविधा के संबंध में आयकर के जो नियम या प्रावधान है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा और जो मकान की सुविधा का मूल्य आएगा उसको उसके वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाएगा। क्योंकि सुविधा में राशि नियोक्ता द्वारा नगद राशि भुगतान नहीं की जाती है, लेकिन यदि नियोक्ता कर्मचारी को यह सुविधा नहीं देता तो कर्मचारी को पैसे व्यय करके या राशि व्यय करके इस सुविधा को प्राप्त करना होता। अब इस सुविधा के लिए नियोक्ता द्वारा कोई पैसा नहीं लिया गया है और कोई नगद पैसा नहीं दिया गया है, तो इसका मूल्य कितना लिया जाए, इसके लिए हर सुविधा के संबंध में आयकर प्रावधान है, आयकर नियम है। उन आयकर प्रावधानों और आयकर नियमों के आधार पर इन सुविधाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इन मूल वेतन, भत्ते, अनुलाभ या सुविधाएं, ये तो मुख्य रूप से कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से मिलते हैं। इसके अलावा एनपीएस यानी पेंशन स्कीम और भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड, इन दोनों योजनाओं में भी कर्मचारी का एक खाता होता है। उस खाते में नियोक्ता भी एक निश्चित राशि अंशदान के रूप में जमा करवाता है और नियोक्ता कर्मचारी के खाते में इन योजनाओं में पैसा जमा करवाता है, तो ये कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा वेतन के रूप में दी गई राशि मानी जाती है और ये पूरी की पूरी राशि सकल वेतन में सम्मिलित होती है। तथा फिर इसके बाद धारा 80C से लेकर धारा 80U के अंतर्गत एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान या भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान
की छूट धारा 80C से धारा 80U के बीच में कर्मचारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक बार तो नियोक्ता के अंशदान की पूरी राशि को वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाएगा। बाद में इस राशि से संबंधित 80C से लेकर 80U तक के जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के अंतर्गत इसकी छूट कर्मचारी को दी जाएगी। भविष्य निधि और एनपीएस के संबंध में जब सेवानिवृत्ति के पश्चात इनका शेष प्राप्त होगा कर्मचारी को, तो वो राशि भी आयकर प्रावधानों के अनुसार करमुक्त और कर योग्य होगी। आयकर प्रावधानों के अनुसार इस राशि का कर योग्य भाग निकाला जाएगा और उसे वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के पश्चात या कर्मचारी की मृत्यु के दौरान उसकी सेवा समाप्त होती है, या कर्मचारियों की या श्रमिकों की छंटनी के दौरान श्रमिक की या कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जाती है, उस स्थिति में कुछ प्राप्तियां कर्मचारी अपने नियोक्ता से करता है, जिनमें मुख्य रूप से ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश के बदले में प्राप्त नगद राशि। उपार्जित अवकाश वेतन के संबंध में दो स्थितियां हैं। यदि उपार्जित अवकाश वेतन की राशि कर्मचारी सेवा काल के दौरान प्राप्त करता है तो पूरी की पूरी राशि कर योग्य होगी, और सेवा समाप्ति के पश्चात उपार्जित अवकाश वेतन के बदले राशि प्राप्त करता है तो इसमें से कुछ भाग कर मुक्त होगा और कुछ भाग कर योग्य होगा। जो भाग कर योग्य है उसे वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाएगा। यहां कर मुक्ति और कर मुक्ति निकालने के लिए, कर योग्य भाग निकालने के लिए, चाहे वो भत्ते हो, चाहे अनुलाभ हो, चाहे सेवानिवृत्ति के पश्चात प्राप्त होने वाली राशियां हो, इन सब स्थितियों में कर्मचारियों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है: सरकारी कर्मचारी, निजी कर्मचारी या स्थानीय सत्ता के कर्मचारी, या ऐसे उपक्रमों के कर्मचारी जिनमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार का एक निश्चित प्रतिशत इन्वेस्टमेंट होता है, उनके कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो सब सरकारी कर्मचारी, और जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त शासी संस्थान या स्थानीय सत्ताओं के कर्मचारी नहीं हैं, वो सब निजी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारियों, निजी कर्मचारियों या स्थानीय सत्ताओं के कर्मचारियों के संबंध में कर मुक्ति और कर योग्य राशियों को निकालने के संबंध में प्रावधान अलग अलग हैं। इसके अलावा जो कर निर्धारण वर्ष या गत वर्ष होगा यहाँ सैलरी के पर्पज से, उसमें वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को ही लिया जाएगा, और 1 अप्रैल से 31 मार्च का सरकारी कर्मचारियों की दशा में यह माना जाता है कि सरकारी कर्मचारी का जो वेतन प्राप्य होता है वो होता है अगले माह की प्रथम तारीख को, यानी सरकारी कर्मचारी को मार्च महीने का वेतन 1 अप्रैल को प्राप्त होगा, और जनवरी महीने का फरवरी महीने में प्राप्त होगा, फरवरी महीने का मार्च महीने में प्राप्त होगा, और अप्रैल महीने का मई महीने में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी की मार्च की जो सैलरी है वो अप्रैल में प्राप्त होगी, यानी वित्तीय वर्ष उसका मार्च से ही प्रारंभ होगा, क्योंकि मार्च की सैलरी अप्रैल माह में उसको प्राप्त होती है। प्राप्य और प्राप्त दोनों ही मार्च की सैलरी अगले महीने यानी अप्रैल में प्राप्ति या प्राप्य होगी। अतः सरकारी कर्मचारियों की स्थिति में
या उन कर्मचारियों की स्थिति में जिनका वेतन अगले महीने की प्रथम तारीख को प्राप्त या प्राप्य हो, उनके लिए वित्तीय वर्ष या गत वर्ष या कर निर्धारण वर्ष मार्च से फरवरी के लिए होगा। मार्च का मतलब 1 अप्रैल और फरवरी का मतलब 31 मार्च। यानी मार्च से लेकर फरवरी के दौरान जो उसने मासिक वेतन प्राप्त किया है वो वित्तीय वर्ष या गत वर्ष या कर निर्धारण वर्ष की आय में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा फरवरी महीने के बाद मार्च महीने में भी मासिक वेतन के अलावा यदि कर्मचारी ने अन्य प्राप्तियां की है तो वो सब 31 मार्च तक जो भी प्राप्तियां की है वो सब उसके संबंधित गत वर्ष की आय में सम्मिलित किए जाएंगे, संबंधित प्रीवियस ईयर की वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किए जाएंगे। और अन्य कर्मचारी है जिनका वेतन उसी महीने देय हो जाता है या प्राप्त हो जाता है जिस महीने उन्होंने सेवाएं दी है। जैसे जिनको अप्रैल माह का वेतन अप्रैल में ही मिलेगा, मार्च माह का वेतन मार्च में ही मिलेगा, तो उनके लिए वित्तीय वर्ष या गत वर्ष या कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। यहाँ पर जो सरकारी सभी कर्मचारियों को जो सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के पश्चात जो राशियां प्राप्त होती है उनमें ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश के बदले प्राप्त राशि, यदि ये सेवा काल के दौरान प्राप्त की है तो सभी कर्मचारियों के लिए पूरी कर योग्य, और सेवा समाप्ति के पश्चात या सेवानिवृत्ति के पश्चात प्राप्त हुई है तो इसका कुछ भाग कर मुक्त होगा, कुछ भाग कर योग्य होगा। जो भाग कर योग्य है उसे वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाएगा। भविष्य निधि से संबंधित जो राशियां हैं, जो शेष की जो कुल राशियां प्राप्त हुई है उसमें भी आयकर प्रावधानों के अनुसार कर मुक्त भाग और कर योग्य भाग को अलग अलग कर लिया जाएगा और कर योग्य भाग को वेतन शीर्षक की आय में जोड़ा जाएगा। जब किसी श्रमिक को या कर्मचारी को छटनी के दौरान या कर्मचारियों की आवश्यकता न होने के कारण उसकी सेवाएं समाप्त की हो या उसे सेवा से निकाला गया हो तो उस दौरान उसे क्षतिपूर्ति के रूप में भी एक राशि नियोक्ता द्वारा दी जाती है। और ये जो क्षतिपूर्ति के रूप में उसे राशि मिलेगी उसका भी एक निश्चित भाग कर मुक्त होता है और बाकी का भाग कर योग्य होता है। तो क्षतिपूर्ति की राशि में से जो कर योग्य भाग है उसे वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित करेंगे। पेंशन, अगर मासिक पेंशन है तो वो वेतन शीर्षक की आय में पूरी कर योग्य होगी, और मासिक पेंशन के बदले उसने उसके किसी एक भाग के लिए या संपूर्ण भाग के लिए एक मुश्त राशि प्राप्त करी है तो इस पेंशन की एक मुश्त प्राप्त राशि में से जो कर योग्य भाग है उसे वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाएगा। यानी वेतन शीर्षक की आय में मुख्य रूप से जो सम्मिलित होंगे वो होंगे मूल वेतन, भत्ते, अनुलाभ, एनपीएस या प्रोविडेंट फंड या प्रमाणित भविष्य निधि या अन्य भविष्य निधियों में नियोक्ता का अंशदान, इन भविष्य निधियों का ब्याज, और सेवा समाप्ति के पश्चात या सेवानिवृत्ति के पश्चात या मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाली सभी राशियों को वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा भी वे सभी प्राप्तियां जो कर्मचारी ने अपने नियोक्ता से गत वर्ष में प्राप्त की हो उन सबको भी वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित करेंगे, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। यहाँ पर वेतन शीर्षक की आय में वो ही आय सम्मिलित होगी जो नियोक्ता को कर्मचारी से प्राप्त हुई हो। अगर अन्य ने, जिनके बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है, उन्होंने वेतन प्राप्त किया है तो वो वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित नहीं होगा। जैसे संसद सदस्यों का वेतन,
संसद सदस्यों को वेतन सरकार से प्राप्त होता है और संसद सदस्यों और सरकार के बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होता है। इसी तरीके से विधायकों को प्राप्त होने वाला वेतन, यहाँ पर भी विधायकों और सरकार के बीच में नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं होता है, अतः इसे भी वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित नहीं करेंगे। यानी सांसदों को प्राप्त वेतन या विधायकों को प्राप्त वेतन अन्य साधनों से आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाएगा। इसी तरीके से साझेदारों को फर्म से प्राप्त वेतन, साझेदार फर्म में कर्मचारी नहीं होता है बल्कि एक हिस्सेदार होता है, एक पार्टनर होता है। तो साझेदार को जब फर्म से जो वेतन मिल रहा है वहां पर साझेदार और फर्म के बीच में कर्मचारी नियोक्ता का संबंध नहीं है, अतः साझेदार को जो भी वेतन फर्म से प्राप्त हो रहा है वो वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित नहीं होगा। साझेदार को जो वेतन प्राप्त हो रहा है वो व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक में सम्मिलित होगा। वेतन शीर्षक में कर्मचारी ने नियोक्ता से जो भी प्राप्त किया है गत वर्ष में, उन सबको वेतन शीर्षक में सम्मिलित कर लिया जाएगा और इन सबका योग कहलाएगा सकल वेतन। और इस सकल वेतन में से धारा 16 के अंदर कुछ कटौतियां घटाई जाएंगी और इन धारा 16 की कटौतियों को घटाने के बाद जो शेष राशि बचेगी वो कहलाएगी कर योग्य वेतन। यानी पहले कर्मचारी द्वारा नियोक्ता से प्राप्त कुल राशियों का योग कहलाएगा सकल वेतन यानी ग्रॉस सैलरी, और इस ग्रॉस सैलरी में से धारा 16 की छूटें घटाएंगे और धारा 16 की छूटें घटाने के बाद जो राशि बचेगी वो कहलाएगी कर योग्य वेतन, टैक्सेबल सैलरी या इनकम फ्रॉम टैक्सेबल सैलरी, और सकल वेतन के लिए इनकम फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। धारा 16 के अंतर्गत जो छूटें घटाई जाती है उनमें है प्रमाणिक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये सभी कर्मचारियों को वेतन शीर्षक के अंदर प्राप्त होती है। इसकी राशि हर गत वर्ष में सरकार द्वारा बढ़ा दी जाती है, संशोधित कर दी जाती है। इसके अलावा नियोजन कर या व्यावसायिक कर, यदि कर्मचारी ने गत वर्ष में नियोजन कर या व्यावसायिक कर की राशि चुकाई है तो इस नियोजन कर या व्यावसायिक कर की राशि को भी धारा 16 के अंतर्गत सकल वेतन में से घटाया जाएगा। इसके अलावा मनोरंजन भत्ते की राशि, यदि कर्मचारी ने गत वर्ष में मनोरंजन भत्ता प्राप्त किया है अपने नियोक्ता से तो उसकी संपूर्ण राशि को सकल वेतन में शामिल करेंगे और उसके बाद उसका जो करमुक्त भाग है उसको धारा 16 के अंदर सकल वेतन में से घटाएंगे। यानी सकल वेतन में से 3 प्रकार की छूटें मिलेगी: प्रमाणिक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन, नियोजन कर या व्यावसायिक कर, एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, और मनोरंजन भत्ते की कटौती यानी एंटरटेनमेंट अलाउंस। इन तीनों कटौतियों को घटाने के बाद सकल वेतन में से इन तीनों कटौतियों को घटाने के बाद जो राशि बचेगी वो कहलाएगी कर योग्य वेतन, टैक्सेबल सैलरी या इनकम फ्रॉम टैक्सेबल सैलरी। अब वेतन से संबंधित सभी प्रावधानों को या जो राशियां सम्मिलित होती है वेतन में उनको हमने संक्षेप में इस वीडियो के अंदर बताया है और अब अगले वीडियोज में इनसे संबंधित आयकर के नियमों और प्रावधानों को स्पष्ट करने का मैं प्रयास करूंगा। इन आयकर नियमों और प्रावधानों का आधार पर इन राशियों में से कितनी राशि कर मुक्त होगी, कितनी राशि कर योग्य होगी, इसको हम विस्तार से बताएंगे हर अलग अलग मद के लिए। इसके लिए आप अगले वीडियोस देखते रहें और
इन सभी वीडियोज़ को देखने के बाद आपका वेतन शीर्षक से आय के संबंध में आपके दिमाग में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वेतन शीर्षक में क्या आय आएगी, वेतन शीर्षक में कौन सी आय कर मुक्त है, कितनी आय कर मुक्त है, कितनी कर योग्य है और किस प्रकार सकल वेतन निकाला जाएगा, किस प्रकार कर योग्य वेतन निकाला जाएगा। ये सब इस सैलरी से संबंधित वीडियोस को देखने के बाद आपके स्पष्ट हो जाएगा और ये सैलरी वाला टॉपिक पूरा होने के बाद निश्चित रूप से आपका ये यूनिट फर्स्ट लगभग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें से परीक्षाओं में 10 नंबर का प्रश्न तो हर वर्ष आता ही आता है, साथ ही 20 नंबर का प्रश्न आने के भी इस टॉपिक में से पूरा चांसेस है। आप देखते रहिए वीडियोज निरंतर। मैंने अपने YouTube चैनल पर बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट सेकंड और बीकॉम पार्ट थर्ड तीनों क्लासेज के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जिस क्लास के स्टूडेंट हैं उस क्लास की प्लेलिस्ट को खोल लें और क्रम से जो वीडियो हैं उन वीडियोस को आप देखते रहें। निश्चित रूप से पाठ्यक्रम से संबंधित इन वीडियोस को देखने के बाद पाठ्यक्रम के संबंध में आपके कंसेप्ट लगभग पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।